हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और जो है मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए, एग्ज़ाम क्रैक्स विद प्रतिमा में आप सबका स्वागत है। आज हम लेके आए हिंदी आलोचना का विकास। इसमें इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखिए, हिंदी आलोचना का विकास। तो भारतेंदु यानी भारतेंदु में आलोचना किस तरह से लिखी गई। पहले भारतेंदु है, तो हिंदी आलोचना का विकास कौन सा युग है? भारतेंदु। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का, मान लीजिए पूछा जाए कि आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक माना जाता है। तो ये क्वेश्चन यहीं पर बनता है कि जो है आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को। आधुनिक हिंदी का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना भारतेंदु कृत नाटक को माना गया है। अब सैद्धांतिक आलोचना कौन सी है? तो कौन सी है? नाटक। कब लिखी गई? 1883 में। और किसने लिखा? भारतेंदु ने। तो मान लीजिए पूछा जाए कि आधुनिक हिंदी का प्रथम सैद्धांतिक आलोचना कौन सी है, तो भारतेंदु कृत नाटक है। कब लिखा गया? 1883 में। तो ये दो क्वेश्चन देखिए बन गए, दोनों महत्वपूर्ण है कि आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक किसे माना जाता है, तो आधुनिक हिंदी का प्रथम आलोचक भारतेंदु हरिश्चंद्र को माना जाता है। आधुनिक हिंदी की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना, आधुनिक हिंदी की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना कौन सी है, तो नाटक है। कब लिखी गई? 1883 में लिखी गई। किसने लिखा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। चलिए ऊपर देखते हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने क्या लिखा कि भट्ट जी हिंदी के प्रथम आलोचक हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन बनता है कि भट्ट जी जो है बच्चन सिंह किसे हिंदी का प्रथम आलोचक मानते हैं, तो किसको मानते हैं? भट्ट जी को। बच्चन सिंह किसे मानते हैं, तो बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का प्रथम आलोचक मानते हैं। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई उनकी आलोचना पहली आलोचना है, जो कि कब लिखी गई? 1886 में। तो संयोगिता स्वयंवर पर लिखी गई, मतलब मान लीजिए पूछा जाए कि बालकृष्ण भट्ट की संयोगिता स्वयं मतलब कौन सी आलोचना लिखी गई, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी आलोचना लिखी, तो उन्होंने कौन सी आलोचना लिखी? संयोगिता स्वयंवर। संयोगिता स्वयंवर कब लिखा? 1886 में। तो भारतेंदु जी ने प्रथम सैद्धांतिक आलोचना नाटक 1883 में लिखा और भट्ट जी ने संयोगिता स्वयंवर कब लिखा? 86 में, 3 साल बाद। अब देखिए, बालकृष्ण भट्ट ने 1886 में हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर नाटक का सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप में लाला श्रीनिवास द्वारा कृत, यानी कि जो ये संयोगिता स्वयंवर है ये किसका लिखा हुआ है? लाला श्रीनिवास दास का। तो उन्होंने संयोगिता स्वयंवर नाटक का सच्ची समालोचना शीर्षक से आलोचना की। उन्होंने जो संयोगिता स्वयंवर था, संयोगिता मान लीजिए पूछा जाए संयोगिता स्वयंवर किसका कृत नाटक है, तो किसका है? लाला श्रीनिवास दास का। लेकिन बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्र था उनका, तो 1886 में उसी को सच्ची समालोचना नामक शीर्षक से उसकी आलोचना की। किसकी? संयोगिता स्वयंवर की। आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सब क्वेश्चन ही है। बालकृष्ण भट्ट को आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना का जनक माना जाता है। अब मान लीजिए पूछा जाए कि आधुनिक हिंदी में व्यवहारिक आलोचना, देखिए आलोचना का जनक तो भारतेंदु को माना जाता है, लेकिन मान लीजिए पूछा जाए कि व्यवहारिक आलोचना का जनक तो किसे माना जाता है? बालकृष्ण भट्ट को। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादंबनी में 1885 में बाबू गदाधर भट्ट सिंकृत बंग विजेता नामक बंगला उपन्यास के हिंदी अनुवाद की आलोचना की। तो बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन ने आनंद कादंबनी, अब ये किसकी पत्रिका है? तो ये क्वेश्चन यही बन गया कि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन की
जो है पत्रिका का क्या नाम है, तो आनंद कादम्बनी नाम है। 1885 में बाबू गदाधर सिंह कृत बंग विजेता नामक बंगला उपन्यास के हिंदी अनुवाद की आलोचना की। अब ये जो है बाबू गदाधर भट्ट ने लिखा था बंग विजेता। समझिए, बाबू गदाधर सिंह भट्ट ने क्या लिखा था, बंग विजेता नामक एक बंगला यानी कि बंगला भाषा में उपन्यास लिखा था। उसी की आलोचना किसने की, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने। किसमें की, आनंद कादम्बनी में। कब की, 85 में। कब की, 85 में। तो ये जो है बालकृष्ण भट्ट ने किसकी सच्ची आलोचना शीर्षक से किसका लिखा, संयोगिता स्वयंवर का, जो कि किसका लिखा हुआ है, लाला श्रीनिवास दास का। और किस पत्र में लिखा, तो 1886 में हिंदी प्रदीप पत्र में लिखा। और प्रेमघन ने आनंद कादम्बनी में बंग विजेता नामक बंगला उपन्यास का हिंदी में अनुवाद किया, गदाधर भट्ट सिंह। और बंग विजेता किसने लिखा था, बाबू गदाधर भट्ट सिंह ने। 1886 में, 85 में तो इन्होंने बंग विजेता का मतलब अनुवाद किया, बंगला उपन्यास का अनुवाद किया, किसने, प्रेमघन ने, आनंद कादम्बनी पत्रिका में। और 86 में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर का आनंद कादम्बनी में आलोचना की। तो 1886 ईस्वी में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने, अब बद्री नारायण एक तो संयोगिता स्वयंवर की जो है बालकृष्ण भट्ट ने आलोचना की, सच्ची समालोचना नामक शीर्षक से। उसके बाद 86 में ही बालकृष्ण भट्ट ने भी की है, और 1886 में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने भी लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर की आनंद कादम्बनी में आलोचना की है। यानी 1886, तो उन्होंने तो शीर्षक डाला था सच्ची समालोचना, लेकिन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने सिर्फ आनंद कादम्बनी में उस लाला श्रीनिवास दास कृत संयोगिता स्वयंवर की आलोचना की है। शुक्ल जी ने लिखा कि समालोचना का सूत्रपात हिंदी में हर प्रकार से भट्ट जी और प्रेम चौधरी साहब ने ही किया है। तो ये किसको मानते हैं, ये प्रेमघन को और भट्ट जी को। शुक्ल जी किसे मानते हैं, तो ये प्रेमघन को और भट्ट जी को। तो कौन किसको माना है, देखिए, बच्चन सिंह ने भट्ट जी को माना है, और जो है शुक्ल जी ने प्रेमघन और भट्ट दोनों को माना है। चलिए द्विवेदी युग का देख लेते हैं। अब वो उतनी आलोचना तो उसमें की गई थी भारतीय युग में। अब द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी को का प्रथम लोकवादी आचार्य माना है। अब द्विवेदी जी को हिंदी का प्रथम लोकवादी आचार्य माना गया है। अभी मान लीजिए क्वेश्चन पूछा जाए कि किसे लोकवादी या प्रथम लोकवादी आचार्य कौन है, तो कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें बहुत गौर से पढ़िएगा। आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक पद्म सिंह शर्मा को माना जाता है। आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना का जनक किसे माना जाता है, मान लीजिए पूछा जाए लोकवादी आचार्य पूछा जाएगा तो महावीर प्रसाद, तुलनात्मक आलोचना का जनक पूछा जाएगा तो कौन है, पद्म सिंह माने जाते हैं। सर्वप्रथम सन 1907 ईस्वी की सरस्वती में पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी और फारसी कवि शादी की तुलनात्मक आलोचना की है। कहा जाता है कि सर्वप्रथम 1907 ईस्वी में तुलनात्मक आलोचना का जनक तो पद्म सिंह को माना जाता है। आधुनिक हिंदी आलोचना में तुलनात्मक आलोचना के जनक कौन है, पद्म सिंह। अब सर्वप्रथम 1907 में सरस्वती में पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी और फारसी कवि शादी की तुलनात्मक आलोचना की है। और किसके बेस पर माना जाता है, तो इन्होंने बिहारी और फारसी कवि शादी थे, उनकी उन दोनों की तुलना करके आलोचना की। किसने, पद्म सिंह ने। किस पर की, बिहारी और फारसी, बिहारी और सादी, फारसी कवि थे सादी, उन दोनों की तुलना, दोनों का मतलब तुलना करके आलोचना की, जो कि 1907 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुआ। 1910 में मिश्र बंधुओं ने प्रसिद्ध आलोचना कौन सा, हिंदी नवरत्न। ये भी मान लीजिए पूछा जाए कि हिंदी नवरत्न कैसा ग्रंथ है, तो ये आलोचना ग्रंथ है। हिंदी नवरत्न कैसा ग्रंथ है,
आलोचनात्मक ग्रंथ है। तो 1910 में मिश्र बंधुओं ने प्रसिद्ध आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न की रचना की। हिंदी नवरत्न, अब पूछा जाता है कि हिंदी नवरत्न में किन किन कवियों को स्थान दिया गया। कभी कभी भी पूछ लेता, 3-4 कवि दे दिए, उसमें से पूछ रहा है कि किसका स्थान है या किसका स्थान नहीं है, तो इसलिए हमें इसे गौर से पढ़ना है। तो हिंदी नवरत्न में निम्नलिखित कवियों को स्थान दिया गया है। तो कौन कौन से हैं? तुलसी जी हैं, सूरदास जी हैं, देव हैं, बिहारी हैं, त्रिपाठी बंधु में भूषण और मतीराम है। त्रिपाठी बंधु में 3 भाई हैं, लेकिन जो है भूषण और मतीराम ही लिए गए हैं, चिंतामणि को नहीं लिया गया है। महाकवि केशव हैं, कबीर हैं, चंद्रवरदाई हैं और बाबू हरिश्चंद्र हैं। तो ऐसे आसानी से समझिए, तुलसीदास जी, सूर, तुलसी, बिहारी, देव, केशव, कबीर, यानी कबीर, सूर, तुलसी, बिहारी, ये तो फेमस ही है। उसके बाद देव आ गए, चंद्रवरदाई हैं, बाबू हरिश्चंद्र हैं, केशव आ गए और त्रिपाठी बंधु में भूषण और मतीराम है। तो इतने लोगों को इन्होंने हिंदी नवरत्न यानी कि 9 लोगों को स्थान दिया है। हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम देव बड़े या बिहारी विवाद को प्रारंभ किया। इन्होंने देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूर के समकक्ष स्थान दिया। तो हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम किस पर आलोचना की? देव बड़े हैं या बिहारी? इस विवाद को किसने शुरू किया था? मिश्र बंधुओं ने ही शुरू किया था। तो हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने सर्वप्रथम देव बड़े या बिहारी विवाद को प्रारंभ किया था। इन्होंने देव को श्रेष्ठ बताते हुए तुलसी और सूर के समकक्ष स्थान दिया। इन्होंने ये कहा कि देव को श्रेष्ठ बताया। उन्होंने कहा कि ये तुलसी और सूर के समान है। अब देव बड़े की बिहारी में विवाद में भाग लेने वाले आलोचक, अब किसने किसने इसमें भाग लिया? तो पदम सिंह शर्मा ने लिया, कृष्ण बिहारी मिश्र ने लिया, लाला भगवान दीन ने लिया। तो देव बड़े बिहारी विवाद में भाग आलोचक और कृतियाँ। तो पद्म सिंह शर्मा बिहारी सतसई का तुलनात्मक अध्ययन किया। तो उन्होंने किसको बड़ा बताया? बिहारी को। पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई यानी बिहारी को बताया, तो सबसे पहले बिहारी सतसई लिखा, तुलनात्मक अध्ययन कब लिखा? 1918 में। तो मान लीजिए पूछा जाए कि देव बड़े बिहारी बड़े पर तुलनात्मक अध्ययन किसने किया? तो पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी सतसई का तुलनात्मक अध्ययन किया 1918 में। अब कब किया? 1918 में। तो इसमें बड़ा पद्म सिंह ने किसको बड़ा बताया? बिहारी को बताया। और कृष्ण बिहारी मिश्र ने किसे बताया है? तो देव को बड़ा। अब थोड़ा सा इसमें लॉजिक समझिए कि जैसे कृष्ण पहले हैं, छोटे हैं ना, कृष्ण छोटा है, तो इन्होंने किसको माना है? देव को। किसको माना है? देव को। और लाला भगवान दीन बड़ा है, तो किसको माने हैं? बिहारी को। इस तरह समझ लीजिए। अब पद्म सिंह शर्मा बिहारी को माने हैं, लाला भगवान दीन बिहारी को माने हैं, कृष्ण केवल देव को माने हैं बड़ा। तो इनकी आलोचना है, पद्म सिंह की है बिहारी सतसई तुलनात्मक अध्ययन, और कृष्ण बिहारी मिश्र का है देव और बिहारी, लाला भगवान दीन का है बिहारी और देव। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद करके रखना। द्विवेदी युग में रीतिकालीन लक्षण ग्रंथ की परंपरा में प्रकाशित होने वाले शास्त्रीय ग्रंथ कौन कौन से हैं, ये पूछ रहा है। तो ज्वाला स्वरूप ने रुद्र पिंगल लिखा, प्रताप नारायण सिंह ने ऋषि कुमार लिखा, जगन्नाथ भानु ने काव्य प्रभाकर और छंद प्रभाकर लिखा, जानकी प्रसाद ने काव्य सुधार लिखा, कविराज मुरारी दान ने यशवंत जशोभूषण लिखा, ये इम्पोर्टेंट है, जशोवंत जशोभूषण। जगन्नाथ ने घनाक्षरी नियम रत्नाकर लिखा, लाला भगवान दीन ने अलंकार मंजूषा व्यंग्यार्थ में 2 मंजूषा लिखा। कौन कौन सी? अलंकार और व्यंग्यार्थ। सीताराम ने साहित्य का सिद्धांत लिखा, कन्हैयालाल पोद्दार ने काव्य कल्पद्रुम लिखा, रसमंजरी लिखा, अलंकार मंजरी। अर्जुन केडिया ने भारतीय भूषण लिखा, अयोध्या प्रसाद सिंह ने रस कलश, ये इम्पोर्टेंट है। अयोध्या प्रसाद सिंह ने क्या लिखा? रस कलश, जो कि कब लिखा गया? 1931 में। अयोध्या प्रसाद सिंह ने क्या लिखा? रस कलश कब लिखा? 1931 में। सुखदेव बिहारी ने साहित्य पारिजात लिखा। सुखदेव बिहारी ने क्या लिखा? साहित्य पर पारिजात। सुख तोता किस पर बैठता है? पारिजात पर। शुक किस पर बैठता है? पारिजात पर। तो सुखदेव ने क्या लिखा? साहित्य पारिजात। बिहारी लाल भट्ट ने लिखा साहित्य सागर। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा काव्यांग कौमुदी। रामदहिन मिश्र ने लिखा काव्य दर्पण।
विश्वनाथ मिश्र ने क्या लिखा? काव्यांग कौमुदी। रामदहिन मिश्र ने लिखा काव्य दर्पण। तो इसमें रामदहिन मिश्र जो है इम्पॉर्टेंट है, काव्य दर्पण ले लीजिए। विश्वनाथ काव्यांग कौमुदी है। बिहारी लाल भट्ट का साहित्य सागर है। शुकदेव का साहित्य पारिजात है। अयोध्या सिंह उपाध्याय का रस कलश है। उसके बाद है राज मुरारी दान का जसवंत जशोभूषण है। और बाकी कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये देखिए नीचे, ये इम्पोर्टेंट है। जगन्नाथ रत्नाकर ने पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद समालोचना दर्श। देखिए कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि समालोचना दर्श किसकी जो है रचना है, तो ये जगन्नाथ दास रत्नाकर की आलोचना है। देखिए जगन्नाथ दास रत्नाकर बड़ा है समालोचना दर्श, तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना क्या है? समालोचना दर्श। और ये किसका पद्यात्मक अनुवाद? पोप के एसे ऑन क्रिटिसिज्म का पद्यात्मक अनुवाद है। हिंदी में शोध और अनुसंधान परक समीक्षा का विकास नागरी प्रचारणी पत्रिका के प्रकाशन से किया गया है। हिंदी में शोध और अनुसंधान समीक्षा का विकास, मान लीजिए पूछा जाए कि हिंदी में शोध और अनुसंधान परक समीक्षा का विकास किससे किया गया, तो नागरी प्रचारणी पत्रिका के प्रकाशन से किया जाता है। सन 1921 में सर्वप्रथम काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परास्नातक एमए के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान दिया। मान लीजिए पूछा जाए कि सबसे पहले हिंदी को स्थान कहाँ, मतलब एमए में किसका सर्वप्रथम कहाँ दिया गया, तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय में परास्नातक यानी कि एमए में के पाठ्यक्रम में हिंदी को स्थान दिया गया। कब? 1921 में। अब सन 1921 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रथम बार हिंदी अध्यापक के रूप में बाबू श्याम सुंदर दास की नियुक्ति हिंदी के अध्ययन और विकास को प्रेरणा देने के उद्देश्य से की गई थी। यानी बाबू श्याम सुंदर दास हिंदी का अध्ययन कराने और विकास को प्रेरणा देने के उद्देश्य से 1921 में प्रथम बार अध्यापक के रूप में इनका क्या किया गया था? इनकी नियुक्ति की गई थी। कब की गई थी? मान लीजिए पूछा जाए कि हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के शिक्षक के तौर पर किसकी नियुक्ति की थी, तो श्याम सुंदर दास की गई। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के मार्गनिर्देशन में पीताम्बर दास बड़द्वाल ने हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय शीर्षक से किया। श्याम सुंदर दास के मार्गनिर्देशन में पीताम्बर दत्त बड़द्वाल ने हिंदी का प्रथम शोध हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय, यानी श्याम सुंदर दास के मार्ग यानी कि मतलब कि छत्रछाया में पीताम्बर दत्त बड़द्वाल ने हिंदी का प्रथम शोध किस नाम से किया, यानी कि श्याम सुंदर दास पीताम्बर बड़द्वाल ने हिंदी का प्रथम शोध किस नाम से किया, तो हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय नाम से। किस में किया? हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। हिंदी में एकेडमिक आलोचना यानी अध्यापकीय आलोचना का सूत्रपात किसने किया? बाबू श्याम सुंदर दास ने। अध्यापकीय आलोचना, एकेडमिक आलोचना यानी का सूत्रपात किसने किया? बाबू श्याम सुंदर दास ने। श्याम सुंदर दास की प्रथम आलोचनात्मक रचनाएं कौन सी हैं? साहित्य आलोचन है, भाषा विज्ञान है, हिंदी भाषा का विकास है, हिंदी भाषा और साहित्य है, रूपक रहस्य है, भाषा रहस्य है। तो श्याम सुंदर दास की प्रथम आलोचनात्मक रचनाएं कौन सी हैं? तो साहित्य आलोचन है, भाषा विज्ञान है, हिंदी भाषा का विकास है, हिंदी साहित्य और भाषा और साहित्य है, रूपक रहस्य है, भाषा और रहस्य है। तो साहित्य आलोचना लिखा कब? 22 में। भाषा पर विज्ञान कब बनाया? 23 में। भाषा का विकास कब किया? 24 में। भाषा पर साहित्य कब लिखा? 30 में। रूपक रहस्य कब लिखा? 31 में। भाषा रहस्य कब लिखा? 1935 में। तो श्याम सुंदर दास की रचनाएं सारी इम्पॉर्टेंट हैं, परीक्षाओं में बार बार पूछी जाती हैं। तो श्याम सुंदर दास की आलोचनात्मक रचनाएं साहित्य आलोचन है 22 में, भाषा विज्ञान 23 में, हिंदी भाषा विकास 24 में, हिंदी भाषा और साहित्य 30 में, रूपक रहस्य 31 में, भाषा रहस्य 35 में। अब हमने जो है भारतीय युग की आलोचना देख ली, द्विवेदी युग की आलोचना देख ली। अब हम आ गए शुक्ल युग पर। विशुद्ध आलोचना यानी बिल्कुल शुद्ध। शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना काव्य में रहस्यवाद,
ये क्वेश्चन बनता है कि आचार्य शुक्ल की प्रथम सैद्धांतिक आलोचना कौन सी है, तो काव्य में रहस्यवाद 1929 निबंध को माना जाता है। कब माना जाता है? निबंध को माना जाता है 1929 में। आचार्य शुक्ल की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ कौन सी हैं? गोस्वामी तुलसीदास। यानी ये पूछा जाता है कि किस जो है शुक्ल जी ने किस पर आलोचना लिखी, तो कब लिखी, किस पर लिखी? गोस्वामी तुलसीदास 23 में लिखी। जायसी पर लिखी, जायसी ग्रंथावली नाम से। भ्रमर गीत साल लिखा 25 में। रस मीमांसा लिखी 49 में। तो पूछा जाता है आलोचनात्मक कृतियाँ कौन कौन सी हैं, तो गोस्वामी तुलसीदास है, जायसी ग्रंथावली जो कि 24 में लिखी, भ्रमर गीत सार 25 में लिखा, रस मीमांसा 1949 में लिखा। शुक्ल जी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनका एक एक लाइन जो है, रस मीमांसा आचार्य शुक्ल की सैद्धांतिक रचना है। कैसी रचना है? सिद्धांत पर आधारित है। रस मीमांसा कैसी आलोचना है? सैद्धांतिक। सिद्धांत मतलब इसमें सिद्धांत लिखे गए हैं। शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत प्रवर्तन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आलोचना के क्षेत्र में विरुद्धों का सामंजस्य सिद्धांत प्रवर्तन किया है। आचार्य शुक्ल आनंद की अभिव्यक्ति के आधार पर काव्य के 2 विभाग करते हैं। कौन कौन से? आनंद की साधनात्मक या जो है प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले, जैसे रामचरितमानस, पद्यावत, उद्धार्थ, हम्मीर रासो, पृथ्वीराज रासो, छत्र प्रकाश, प्रबंध काव्य। आचार्य शुक्ल आनंद की अभिव्यक्ति के आधार पर काव्य के 2 विभाग करते हैं। कौन कौन से? आनंद की साधनावस्था या प्रयत्न पक्ष को लेकर चलने वाले, रामचरितमानस उत्तरार्ध, हम्मीर रासो, पृथ्वीराज रासो, छत्रसाय। अब उसके बाद आनंद की अभिव्यक्ति के आधार पर काव्य के 2 विभाग। आनंद की सिद्धावस्था पर, साधनावस्था पर तो इन्होंने किसको लिया? रामचरितमानस को, पद्यावत को, हम्मीर रासो, पृथ्वीराज, छत्र प्रकाश इत्यादि पर साधनावस्था में आते हैं। और आनंद की सिद्धावस्था को लेकर चलने वाले जैसे सूरसागर है, कृष्ण भक्त कवि की पदावली है, वीर सतसई है, रीतिकाल की कवियों की फुटकल सिंगारी, रास पंचाध्यायी आदि। आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी के निम्न रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया। कल्पना का आनंद, साहित्य लिटरेचर, जॉन हेनरी न्यूमैन का लिखा हुआ था लिटरेचर, उस पर इन्होंने साहित्य लिखा। एडिसन ने लिखा था एसेज ऑन इमेजिनेशन, तो उस पर आनंद कल्पना। आदर्श जीवन, फ्लेमिंग लिविंग हाई थिंकिंग, विश्व प्रपंच, रिडल ऑफ द यूनिवर्स, हैकल। जयशंकर प्रसाद ने काव्य कला और अन्य निबंध में कुछ आलोचनात्मक निबंध, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जयशंकर प्रसाद के आलोचनात्मक निबंध कौन से हैं? तो ये काव्य और कला तथा अन्य निबंध, काव्य और कला तथा अन्य। जयशंकर प्रसाद ने लिखा है कि काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, आत्मा की मनन शक्ति की वह असाधारण अवस्था को, श्रेय सत्य को उसके मूल चारुत्य में सहसा ग्रहण कर लेती है। काव्य में संकलनात्मक अनुभूति कही जा सकती है। सुमित्रा नंदन पंत प्रथम छायावादी कवि हैं जिन्होंने छायावादी कविता के बचाव में आलोचना लिखी। सुमित्रा नंदन पंत जी जो है प्रथम छायावादी कवि हैं, पहला तो क्वेश्चन ये बन गया। और छायावादी कविता के बचाव में इन्होंने आलोचना लिखी। सुमित्रा नंदन पंत के पल्लव के प्रवेश को छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुमित्रा नंदन पंत मतलब पल्लव को छाया मतलब किसे छायावाद का घोषणा पत्र माना जाता है, तो किसे माना जाता है? पल्लव को। पंत के अनुसार कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, बहुत इम्पोर्टेंट है। घोषणा पत्र पूछा जाता है तो पल्लव है, और कविता हमारी कोटेशन पूछा जाता है तो ये बताना पड़ता है किसका है, तो पंत जी का है। कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है। पंत जी की अन्य आलोचना है गद्य पद्य, शिल्प और दर्शन, छायावाद और मूल्यांकन। गद्य पद्य है, शिल्प और दर्शन है, छायावाद और मूल्यांकन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है कि कविता परिवेश की पुकार है। अब निराला जी ने क्या लिखा? परिवेश की पुकार, क्योंकि ये समाज संबंधित सब लिखते थे, तो इन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने क्या लिखा है? कविता परिवेश की पुकार है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ कौन सी हैं? तो रविंद्र कानन में,
इम्पॉर्टेंट है। पंत और पल्लव 28 प्रबंध काव्य। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियाँ कौन है? रविन्द्र कानन में पंत और पल्लव प्रबंध काव्य। निराला ने कवित्व का हिंदी का जातीय छंद कहा है। निराला ने कवित्व को क्या कहा है? हिंदी का जातीय छंद कहा है। निराला ने कवित्व को क्या कहा है? हिंदी का जातीय छंद कहा है। अब शुक्ल जी के अनुवर्ती यानी कि पीछे चलने वाले जितने थे, पीछे सूर्य जी का शुक्ल जी का अनुकरण करने वाले, तो कृष्ण शंकर शुक्ल ने लिखा केशव की काव्य कला, कवि और रत्नाकर। तो केशव की काव्य कला ये इम्पॉर्टेंट है। किसने लिखा? कृष्ण शंकर ने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने काव्यांग कौमुदी, बिहारी की वाग विभूति इम्पॉर्टेंट है। वाग देखिए, वाग से लगा लीजिए विश्व, वाग विभूति। उसके बाद बिहारी, वांग में विमर्श इम्पॉर्टेंट है। गोसाई तुलसीदास, हिंदी में नाट्य साहित्य का। विश्वनाथ प्रसाद का ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। तो विश्वनाथ प्रसाद का है काव्यांग कौमुदी, बिहारी की वाग विभूति। बिहारी यानी बिहारी की वाक विभूति भी लिखा और केवल बिहारी भी लिखा है। काव्य अंग कौमुदी भी लिखा, वाग विमर्श भी लिखा। गोसाई तुलसीदास लिखा। हिंदी में नाट्य साहित्य का विकास लिखा। रामकृष्ण, ये इम्पॉर्टेंट है भाई विश्वनाथ। रामकृष्ण शुक्ल का प्रसाद की नाट्य कला है। ब्रजनाथ दास का हिंदी नाट्य साहित्य है। रामकुमार का कबीर का रहस्यवाद, कबीर का रहस्यवाद रामकुमार वर्मा इम्पॉर्टेंट है। जनार्दन ने विद्यापति पर लिखा। कृष्णानंद ने प्रसाद जी के 2 नाटक लिखा। अखौरी गंगा प्रसाद ने पद्माकर की काव्य साधना लिखी। भुवनेश्वर प्रसाद मिश्र ने मीरा की प्रेम साधना लिखी। गिरिजा दत्त शुक्ल ने महाकवि हरिऔध गुप्त जी की काव्यधारा, प्रसाद जी की काव्य कला ली। सुमन, रामनाथ सुमन ने प्रसाद जी की काव्य कला लिखी। अब देखिए जगन्नाथ प्रसाद भानु ने क्या लिखा? रस का रत्नाकर, अलंकार दर्पण। जगन्नाथ प्रसाद भानु ने क्या लिखा? रस रत्नाकर, अलंकार दर्पण। गुलाब राय, गुलाब राय इम्पॉर्टेंट है। नवरस है, सिद्धांत और अध्ययन है, काव्य के स्वरूप है। तो गुलाब राय का है नवरस, सिद्धांत और अध्ययन, काव्य के स्वरूप 1947 1946। रमाशंकर शुक्ल रसाल का है अलंकार पीयूष, नाट्य दर्पण, आलोचना दर्श। रमाशंकर शुक्ल रसाल का क्या है? अलंकार पीयूष, नाट्य दर्पण, आलोचना दर्श। किशोरी वाजपेयी का रस और अलंकार है। कन्हैया लाल गुप्त का चरित्र चित्रण है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का इम्पॉर्टेंट है, विश्व साहित्य है, विश्व साहित्य विमर्श है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का है विश्व साहित्य और विश्व साहित्य विमर्श। सेठ गोविंद दास का है नाट्य कला समीक्षा। पुरुषोत्तम लाल आदर्श एवं यथार्थ है। विनोद शंकर व्यास कहानी कला है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु काव्य में अभिव्यंजनावाद, जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत। रामकुमार वर्मा साहित्य शास्त्र और साहित्य समालोचना। रामकुमार वर्मा का क्या है? साहित्य समालोचना है। आचार्य शांति प्रसाद द्विवेदी महत्वपूर्ण शांति शुक्ल उत्तर यानी शुक्ल के बाद का युग जब आया तो उसमें महत्वपूर्ण प्रभाववादी समीक्षक कौन थे? शांति प्रिय द्विवेदी। प्रभाववादी समीक्षक कौन है? शांति प्रिय द्विवेदी। शांति प्रिय द्विवेदी कैसे है प्रभाववादी समीक्षक है? शांति प्रिय द्विवेदी ने गांधी और रविंद्र की मानवतावादी दृष्टि को छायावाद की केंद्रीय चेतना माना है। शांति प्रिय द्विवेदी ने गांधी और रविंद्र की मानवतावादी दृष्टि को छायावाद की केंद्रीय चेतना माना है। तो क्या माना है शांति प्रिय द्विवेदी? पहली बात तो क्या है? द्विवेदी के प्रभाववादी समीक्षक हैं। क्या है? प्रभाववादी समीक्षक है। शांति प्रिय द्विवेदी ने गांधी और रविंद्र की मानवतावादी दृष्टि को छायावाद की केंद्रीय चेतना माना है। शांति प्रिय द्विवेदी की प्रमुख समीक्षा है सामिकी, हमारे साहित्य निर्माता सांचार्डी। शांति प्रिय द्विवेदी की प्रमुख समीक्षा क्या है? सामिकी है, हमारे साहित्य निर्माता हैं संचार्डी। इनका इम्पोर्टेंट है संचार्डी, सामिकी। नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयशील स्वच्छंदतावादी सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। नंद दुलारे वाजपेयी को समन्वयवादी, स्वच्छंदतावादी, सौष्ठववादी आलोचक माना जाता है। नंद दुलारे वाजपेयी ने सर्वप्रथम छायावाद को क्या कहा? मानवीय और सांस्कृतिक प्रेरणा के रूप में व्याख्यायित किया है। अब नंद दुलारे वाजपेयी का इम्पॉर्टेंट है कि जितनी रचनाएं आलोचनात्मक हैं उसमें से कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो कौन कौन सी हैं? हिंदी साहित्य की 20वीं शताब्दी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कब लिखा गया?
1942 में। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी कब लिखा गया? 1942 में। जयशंकर प्रसाद 1940 में। प्रेमचंद आधुनिक साहित्य 1950। महाकवि सूरदास 1952। महाकवि निराला 1965। नई कविता 1973। कवि सुमित्रानंदन पंत रस सिद्धांत 1977। साहित्य का आधुनिक युग 1979। आधुनिक साहित्य सृजन और समीक्षा। रीति और शैली। नया साहित्य नए प्रश्न। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, और है जो है रस सिद्धांत 1977 बहुत इम्पोर्टेंट है। आधुनिक साहित्य का सृजन और समीक्षा इम्पोर्टेंट है। रीति और शैली है। नया साहित्य नए प्रश्न इम्पोर्टेंट है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि डॉक्टर नगेंद्र को रसवादी आलोचक माना जाता है, तो डॉक्टर नगेंद्र को कौन सा जो है माना जाता है? रसवादी आलोचक। कैसा आलोचक माना जाता है? मतलब ये क्वेश्चन पूछा जाता है डॉक्टर नगेंद्र कैसे आलोचक हैं, तो ये कैसे आलोचक है? रसवादी आलोचक। आलोचना में भारतीय और पाश्चात्य का समन्वय मिलता है। इनकी आलोचना में भारतीयता और पाश्चात्य दोनों को मिलाकर इन्होंने लिखा है। अब नगेंद्र की रचना है सुमित्रानंदन पंत, ये इम्पोर्टेंट है। साकेत एक अध्ययन। देव और उनकी कविता। रीति काव्य की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है। राम की शक्ति पूजा। निराला की कालजयी। हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियाँ इम्पोर्टेंट है। शैली विज्ञान। आधुनिक हिंदी काव्य की प्रवृत्तियाँ। भारतीय समीक्षा और आचार्य शुक्ल का काव्य। रस सिद्धांत इम्पोर्टेंट है। नई समीक्षा नए संदर्भ। कामायनी के अध्ययन की समस्याएं। आधुनिक हिंदी नाट्य। भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका। सियाराम शरण गुप्त। भारतीय सौंदर्य शास्त्र की भूमिका। काव्यबिंब। साहित्य का समाज शास्त्र। तो नगेंद्र की प्रमुख आलोचनात्मक कृतियां कौन सी हैं? तो साकेत एक अध्ययन, देव और उनकी कविता, रीति काव्य की भूमिका। निराला की कालजयी इतनी इम्पोर्टेंट है। चलिए अब हजारी प्रसाद को देख लेते हैं। नहीं भाई नीचे ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को चिन्मुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में माना जाता है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी को जो है कैसा माना जाता है, तो चिन्मुखी मानवता के अन्वेषक के रूप में माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कैसे आलोचक हैं? तो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी आलोचक है। ये पूछा जाता है आचार्य बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आचार्य हजारी प्रसाद को कैसे लेखक हैं? तो चिन्मुखी मानवतावादी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी को कैसा माना जाता है? ऐतिहासिक सांस्कृतिक चेतना संपन्न मानवतावादी। ये ऐतिहासिक भी हैं, सांस्कृतिक भी हैं, चेतनावादी भी हैं। इनके देखिए इनके भाई सब इम्पोर्टेंट है जितनी आलोचनाएं हैं। देखिए सूर साहित्य लिखा 1930 में, क्योंकि ये बड़े कवि हैं, इम्पोर्टेंट है। तो ये सूर साहित्य हिंदी साहित्य की भूमिका वो कब लिखा? 1940 में, इम्पोर्टेंट है। कबीर लिखा 41 में। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952। सहज साधना 1963। कालिदास की लालित्य योजना 1965। मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख आलोचनात्मक रचनाएं हैं तो सूर साहित्य 1930, भूमिका 40, कबीर 41, हिंदी साहित्य का आदिकाल 52, सहज साधना 63, कालिदास की लालित्य योजना 1965, मध्यकालीन बोध का स्वरूप 1970। अब शुक्लोत्तर युग में है जगन्नाथ रत्नाकर कहानी का रचना विधान, हिंदी गद्य शैली का विकास। जगन्नाथ शर्मा। इंद्रनाथ मदान हिंदी कहानी अपनी जवानी, कविता और कविता। प्रेमचंद एक विवेचन, समकालीन आलोचना। देवराज का इम्पोर्टेंट है छायावाद का पतन, आधुनिक समीक्षा, साहित्य चिंता, प्रतिक्रियाएं। देवराज उपाध्याय साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन इम्पोर्टेंट है। ये देखिए देवराज है, देवराज का छाया का पतन, और देवराज के छाया का पतन कैसे हुआ और साहित्य की चिंता इन्होंने बताई, आधुनिक समीक्षा बताई। लेकिन देवराज उपाध्याय ने इस साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया। देवराज उपाध्याय ने क्या किया? साहित्य का मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया। इला चंद्र जोशी इम्पोर्टेंट है। साहित्य सर्जना इम्पोर्टेंट है 40 में। विवेचना 1948।
विश्लेषण 1954, देखा परखा 1957। तो इलाचंद्र जोशी का है साहित्य सर्जना 1940, विवेचना 1948, विश्लेषण 1954, देखा परखा 1957। नलिन विलोचन शर्मा, दृष्टिकोण मानदंड साहित्य का इतिहास दर्शन हिंदी साहित्य उपन्यास विशेषता, दिनकर और उनकी कृतियां छायावाद और प्रगतिवाद। तो नलिन विलोचन का इम्पोर्टेंट है छायावाद और प्रगतिवाद और साहित्य का दर्शन। हिंदी आलोचना में इलाचंद्र जोशी को मनोविश्लेषण आलोचना का जनक कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इलाचंद्र मतलब मान लीजिए पूछा जाए क्वेश्चन कि मनोविश्लेषणवादी आलोचना का जनक किसे माना जाता है, तो किसे माना जाता है, इलाचंद्र जोशी को। शुक्लेतर की महत्वपूर्ण शास्त्रीय समीक्षा है तो क्या है, डॉक्टर भगीरथ मिश्र। यानी शुक्लोत्तर युग की महत्वपूर्ण समीक्षा किसने किसने की, तो भगीरथ मिश्र ने की। अब किस पर की, पाश्चात्य काव्यशास्त्र पर, काव्यशास्त्र पर। तो भगीरथ मिश्र का काव्यशास्त्र 1963 है, काव्य मनीषा 65 है, काव्य शास्त्र 88 है। राममूर्ति त्रिपाठी औचित्य दर्शन रस विमर्श, लक्षणा और उसका हिंदी काव्य में प्रचार, काव्य तत्व विमर्श, भारतीय काव्यशास्त्र के नए थीसिस और भारतीय काव्य विमर्श। कुमार विमल का साहित्य सौंदर्य साहित्य के तत्व, लीलाधर गुप्त पाश्चात्य साहित्य आलोचन के सिद्धांत, देवराज उपाध्याय ने लिखा रोमांटिक साहित्य शास्त्र, इंपॉर्टेंट है। केसरी ने लिखा पाश्चात्य साहित्य काव्य शास्त्र। डॉक्टर रविंद्र सहाय ने लिखा पाश्चात्य साहित्य आलोचन और हिंदी पर उसका प्रभाव, पाश्चात्य साहित्य आलोचन और हिंदी पर उसका प्रभाव। जगदीश चंद्र जैन ने लिखा पाश्चात्य समीक्षा दर्शन। शंकर देव अवतरे ने लिखा काव्यांग प्रक्रिया। भगीरथ दीक्षित ने लिखा अभिनव साहित्य चिंतन। भगीरथ दीक्षित ने क्या लिखा, अभिनव साहित्य चिंतन, इम्पॉर्टेंट है। रवि प्रकाश ने हिंदी काव्यशास्त्र में रस स्वरूप लिखा। प्रेमकांत साधारणीकरण संदर्भभूत। देवेंद्र शर्मा पाश्चात्य काव्य शास्त्र। विजेंद्र सिंह भारतीय काव्य समीक्षा में वक्रोक्त सिद्धांत। शिव कुमार मिश्र ने लिखा मार्क्सवादी साहित्य चिंतन, ये इम्पॉर्टेंट है, मार्क्सवादी साहित्य चिंतन 1973। उसके बाद शुक्लोत्तर युग की महत्वपूर्ण अनुसंधान परक आलोचनाएं। इसमें देखिए रमाशंकर शुक्ल रसाल ने लिखा हिंदी काव्य शास्त्र का विकास। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने क्या लिखा, हिंदी काव्य शास्त्र का विकास। बलदेव ने लिखा तुलसी दर्शन। माता प्रसाद ने लिखा तुलसीदास। केसरी नारायण ने लिखा आधुनिक काव्य धारा, इंपॉर्टेंट है। आधुनिक केसरी नारायण ने क्या लिखा, आधुनिक काव्य धारा, कब लिखा, 1940 में। श्री कृष्ण लाल ने आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास लिखा 1941 में। जगन्नाथ प्रसाद शर्मा ने लिखा साहित्य के नाटकों का शास्त्रीय अध्ययन 1943। दीनदयाल गुप्त ने लिखा अष्टछाप और वल्लभ सबराय 1944। ब्रजेश्वर वर्मा ने लिखा सूरदास, इंपॉर्टेंट है। ब्रजेश्वर वर्मा ने क्या लिखा, सूरदास 1945। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने लिखा हिंदी साहित्य और सांस्कृतिक भूमिका, इंपॉर्टेंट है। आधुनिक हिंदी साहित्य 1940, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने क्या लिखा, हिंदी साहित्य और उसकी सांस्कृतिक भूमिका, आधुनिक हिंदी साहित्य 1940। कमल किशोर गोयनका ने प्रेमचंद का जीवन लिखा। भगीरथ मिश्र ने लिखा हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, इम्पॉर्टेंट है। डॉक्टर भगीरथ ने क्या लिखा, हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास 1947 में। डॉक्टर कामिल बुल्के ने रामकथा उत्पत्ति का विकास लिखा। हीरालाल दीक्षित ने लिखा कि आचार्य केशव, इसको देख लीजिए। भोला शंकर ने लिखा ध्वनि संप्रदाय और उनके सिद्धांत, इंपॉर्टेंट है। भोला शंकर व्यास ने लिखा ध्वनि संप्रदाय और उनके सिद्धांत, कब लिखा, 1952 में। धर्मवीर भारती ने सिद्ध साहित्य लिखा, इंपॉर्टेंट है। धर्मवीर भारती ने क्या लिखा, सिद्ध साहित्य। शंभुनाथ सिंह ने लिखा हिंदी में महाकाव्य का स्वरूप और विकास। देवराज ने लिखा हिंदू आधुनिक हिंदी साहित्य और मनोविज्ञान। डॉक्टर आनंद प्रकाश दीक्षित ने लिखा काव्य में रस। विनय मोहन शर्मा ने हिंदी को मराठी संतों की देन। शिव प्रसाद सिंह ने लिखा सूरपुर ब्रज भाषा। उदय भानु ने लिखा तुलसी दर्शन मीमांसा, इंपॉर्टेंट है। उदय भानु ने क्या लिखा, तुलसी दर्शन मीमांसा। मनोहर काले ने लिखा आधुनिक हिंदी मराठी काव्य शास्त्र का तुलनात्मक अध्ययन। विजयपाल सिंह ने लिखा केशव का आचार्यत्व। श्री राम शर्मा ने लिखा दक्षिणी हिंदी का
साहित्य राम मूर्त त्रिपाठी ने लिखा हिंदी निर्गुण शास्त्र में। तो ये पार्ट 1 था। इसके बाद अब दूसरा पार्ट लाएंगे। हमने आपको बहुत अच्छे से समझाया और अच्छे से पढ़ाया। ये ऐसा है, मैं सोचती हूँ कि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया जाए, विस्तृत पढ़ लिया जाए गहराई से, उसके बाद हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। इसके बाद हम जो है क्वेश्चन लाएंगे, उसके बाद हम सीरियल से निबंध पर, कहानी पर 100 200 क्वेश्चन करा देंगे, तो आप लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा। तो जो है ठीक है, अब देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।